नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे जीके जीएस, यानी कि जो हमारा लूसेंट का जीके जीएस चल रहा था, है ना। वो जीके जीएस का सेट हमारा रहेगा 18 नंबर, है ना। ये हमारा होमवर्क सेट है, ठीक है, जो कि आपको हर बार दिया जाता है। इस सेट को आपको पढ़िएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसका एमसीक्यू सेट लाएंगे। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारा, है ना, सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन से रिलेटेड हम लोग को देखते हैं कि मेन पॉइंट हमारा क्या है। तो पहला पॉइंट कहता है कि अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहला ही पॉइंट में हमारा दिया हुआ है कि सूफी हासिम जो है सूफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। अगला कहता है कि जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। मतलब जो सूफी से, है ना, शिष्य ग्रहण करते थे, मतलब ज्ञान प्राप्ति करते थे, है ना, तो उसको हम लोग मुरीद कहते थे। कहता है सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानखा, है ना, या फिर मठ कहा जाता था। मतलब यहाँ पर देखिएगा, अगला पॉइंट कहता है कि सूफी जिन, है ना, सूफी जो है जिन आश्रमों में निवास करते थे, मतलब जहाँ रहते थे, उनको खानकाह या फिर मठ कहा जाता था। अगला पॉइंट कहता है कि सूफियों के धर्म संघ बासरा, है ना, इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं में विभाजित किए गए थे। मतलब दो भागों में बांटा गया था, एक तो हमारा बासरा और दूसरा था हमारा बेसारा। और बासरा जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, और जो बेसारा कहलाते थे जो इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं थे, मतलब इस्लाम धर्म के हिसाब से वो नहीं चलते थे। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में चिश्ती एवं सुहारावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी थी, और ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की, और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे, जो कि हमारा है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं, है ना, शेख बुरहाउद्दीन गरीब, यानी बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि बाबा फरीद जो थे वो किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। अगला पॉइंट कहता है कि बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। आगे देखिए, कहता है कि बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक थे निजामुद्दीन औलिया और एक था अलाउद्दीन साबिर। तो बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन कौन थे? एक था निजामुद्दीन औलिया और दूसरा थे अलाउद्दीन साबिर। अगला पॉइंट में कहता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो, अमीर हसन, है ना, देहलवी। अगले पॉइंट पर कहता है कि शेख बुरहाउद्दीन गरीब ने 1340 में, कितना में? 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद का मुख्य केंद्र बनाया। आगे पॉइंट में कहता है कि सूफियों के, है ना, सुहरावर्दी, क्या कहता है? सुहरावर्दी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना शेख सियाबुद्दीन उमर, है ना, सुहारावर्दी ने की, किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जाकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। अगला कहता है कि सुहारावर्दी धर्म संघ के अन्य, है ना, प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद मुर्ख जोश, बुरहान आदि, है ना। सुहारावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। अगले पॉइंट पर कहता है कि शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी और इसका मुख्य केंद्र हमारा बिहार था। देखिएगा, अगले पॉइंट पर कहता है कि कादरी जो है धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिरानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे और राजकुमार द्वारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि राजकुमार दारा, क्या नाम है? राजकुमार दारा, जो कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा पुत्र। कादरी सिलसिला के, है ना, मुल्ला शाह का शिष्य था। किसका शिष्य था? मुल्ला शाह। अब एग्जाम में पूछेगा, बताइए कि राजकुमार दारा किसके शिष्य थे? तो मुल्ला शाह का शिष्य थे। अगले पॉइंट पर हमारा कहता है कि नक्शबंदी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी और भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत
में इस व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सर हिंदी को था और फिर दोषी है ना सुहारावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफ उद्दीन यहाँ ने लोकप्रिय बनाया और यहाँ ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। अब देखिए इसके बाद हम लोग का आता है भक्ति आंदोलन। अब भक्ति आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग देखेंगे, यानी कि पॉइंट को देखेंगे कि हमारा क्या करता है। तो देखिएगा भक्ति आंदोलन जो था हमारा है ना 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई थी जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गए है ना। तो सबसे पहले वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? तमिल क्षेत्र में, और जो कि आगे जाकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैवों संतों ने किया और शैव नयनार और वैभव अलवार जैनियों है ना और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। अब देखिए अलवार का क्या मतलब होता है? तो कहता है कि अलवार शब्द का अर्थ होता है अंत ज्ञान रखने वाला है ना, वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णता विलीन होता है। मतलब जो केवल ईश्वर की है ना यादों में खोया रहता है, केवल ईश्वर का चिंतन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलवार शब्द, यानी कि उसको अलवार कहेंगे। अगले पॉइंट पर कहता है कि अलवार जो है, अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी है ना अंडाल का नाम मिलता है। याद रखिएगा कि अलवार में केवल एक महिला जो है साध्वी, जिनका नाम है अंडाल। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। अगले पॉइंट पर कहता है कि शैव संत है ना अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म है ना स्वीकार करवाया। अगला पॉइंट कहता है कि भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए और वे भगवान विठोबा के भक्त थे, और विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी है ना बरकरी या फिर तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष है ना पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति है ना हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। अगले पॉइंट पर कहता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में कहां से कहां? उत्तर भारत में रामानंद, देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। दूसरा बंगाल में देखेंगे तो कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडी दास का नाम आता है। रामानंद सागर की शिक्षा से दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और दूसरा हमारा था निर्गुण जो भगवान के निरंकार रूप को पूजा करते थे। मतलब निर्गुण वाले है ना निरंकार भगवान की पूजा करते थे, इसका मतलब है कि वो भगवान का कोई आकार नहीं है ऐसा मानकर चलते थे। अगले पॉइंट पर कहता है कि सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क है ना वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त का नाम आता है। कहता है निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। अब देखिएगा यहाँ पर बताया गया है 4 मत हमारा कौन कौन है। दक्षिण में वैष्णव संतों का है ना द्वारा संपादित जो स्थापित 4 मत हैं, वो पहला है श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य और जिसका हमारा है विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय के माधवाचार्य और द्वैतवाद। फिर रुद्र संप्रदाय के थे हमारा विष्णु स्वामी और शुद्ध द्वैतवाद। ये सनकादि संप्रदाय के थे निम्बाकराचार्य और ये द्वैतवाद के संपर्क में थे। अगला कहता है कि भक्ति आंदोलन के संत। अब देखिए भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रमुख संत थे, उनमें से पहला नाम आता है शंकराचार्य। अब देखिए शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ 708 ईस्वी में है ना। कहाँ पर हुआ? केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु एवं माता का नाम आर्यांबा था और संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की है ना,
जो कि आप देख सकते हैं शारदा पीठ, पूर्व में पुरी और गोवर्धन पीठ, उत्तर में बद्रीनाथ है ना, ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारिका है ना, जो कि जामनगर गुजरात में है। देखिएगा कि उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की थी। दक्षिण में सिंगेरी है ना, जो कि कर्नाटक में है, और शारदा पीठ। पूर्व में देखेंगे तो पुरी, जो कि पुरी हमारा कहाँ है, उड़ीसा में, और गोवर्धन पीठ उत्तर में, बद्रीनाथ जो कि चमोली उत्तराखंड में है, और ज्योतिष पीठ जो है पश्चिम में द्वारिका, जो कि जामनगर गुजरात में शारदा पीठ बनाया है। कालिका पीठ जो चारों पीठों में सबसे पहले सिंगेरी पीठ की स्थापना की थी। चारों पीठ में सबसे पहले किसका किए थे, तो सिंगेरी पीठ की थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई, और शंकराचार्य ने बाद रायन के ब्रह्मा सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और अपने दर्शन जो जीव ब्रह्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित है को अद्वैतवाद यानी एकतावाद का नाम दिया। यह वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। इस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत जीवन मुक्ति है, अर्थात यह ऐसा विचार है कि इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह भारत के अन्य दर्शनों के विपरीत है। अन्य दर्शनों का मुख्य सिद्धांत विदेह मुक्त अर्थात मृत्यु उपरांत मोक्ष है। अद्वैत का लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा एवं ब्रह्मा की पहचान की पूर्ण समझ प्राप्त करना। आत्मा और ब्रह्मा के सही ज्ञान सभी दोहरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे। याद रखिएगा कि ये कौन सा धर्म के थे, शैव धर्म, यानी कि शिव जी के भक्त थे। तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिससे शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। अब अगला देखिएगा रामानुजाचार्य है ना। रामानुजाचार्य जो थे 11वीं शताब्दी के, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना, और इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई, और रामानुज ने वेदांत में परिक्षण प्राप्त अपने गुरु है ना कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। मतलब इनके अनुसार यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो विष्णु है ना, विष्णु के भक्ति में आपको लीन हो जाना होगा। अगले पॉइंट पर कहता है कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है, और रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी है ना अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई, और रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी और अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुज के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है। मतलब जो इनके अनुयायी हैं, यानी इनके संपर्क में जो शिष्य हैं या फिर इनका जो अनुयायी होता है, वो वैष्णव कहलाता है। अगला देखिएगा कि शंकराचार्य का दृष्टिकोण और रामानुज का दृष्टिकोण दोनों में क्या अंतर है। आप इसको यहाँ पर डिफरेंसेस में पता कर सकते हैं। देखिए, शंकराचार्य का दृष्टिकोण के अनुसार कहता है कि इनके अनुसार ब्रह्मा है ना निर्गुण है, और रामानुज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इनके अनुसार ब्रह्मा के कुछ गुण भी होते हैं। इनके अनुसार यानी कि शंकराचार्य के अनुसार कहता है कि इनके अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है, और इनके अनुसार श्रद्धा तथा समर्पण का अभ्यास मुक्ति प्राप्त का साधन है। मतलब देखिए, आप शंकराचार्य कहना है कि आप ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। आपके पास ज्ञान है तो आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और इनके अनुसार कहता है कि श्रद्धा और समर्पण, यानी कोई भी चीज में आप क्या कर दीजिए, श्रद्धा और पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए तो आपका मोक्ष की प्राप्ति होगा। ये रामानुज का कहना था। अब इसके बाद हमारा है रामानंद। तो देखिएगा, रामानंद का जो है 1368 से 1468 तक का इनका है ना, माने कि जो हमारा क्या है भक्ति आंदोलन चला, ये है। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ। अब इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई, और इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए है ना खोल दिया, और रामानुज की भक्ति, इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम
देखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना, है ना, आराधना को समाज के समक्ष रखा और रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी, है ना, देखिएगा कि 12 शिष्य थे इनका और उनमें से 2 शिष्यां जो थे, है ना, स्त्रियां थे जिनका नाम है पद्मावती और सुरसरी। इनके प्रमुख शिष्य हैं रैदास जो कि चमार थे, कबीर जो जुलाहा थे, धन्ना जो जाट थे, सेना जो नाई थे, पीपा जो राजपूत थे और सधना जो कसाई थे। तो देखिएगा, मुख्य शिष्य में रैदास, रैदास के बारे में जानते हैं हम लोग, रैदास जयंती भी मनाते हैं, है ना। वो क्या थे, एक नीच जाति के थे जिनको चमार कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट कहता है कि कबीर, अब देखिए कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ। कबीर का जन्म कब हुआ, 1440 में, है ना। विवादास्पद है। अब इसका देखिए 1440 कहीं लिखता है तो कहीं 1442 लिखता है, इसका कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन एक आधार मान के चलिए किसी के ऑप्शन के अनुसार आता है, तो आप 1440 के आसपास को डेट को आपको जानना है। अब कहता है वाराणसी एवं एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। अब लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में, है ना, लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। अब देखिए कि जो हमारा कबीर का जन्म हुआ है तो एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था। तब वो लाज के मारे, मतलब उनका थोड़ा सा अपना इज्जत के चलते वो क्या कहते हैं कि वाराणसी के, है ना, लहर तारा के पास एक तालाब के समीप क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और इस बालक का नाम कबीर रखा। देखो जन्म हुआ उनका, है ना, किनके गर्भ से, ब्राह्मणी के गर्भ से जो कि विधवा थे, लेकिन लालन पालन हुआ एक मुस्लिम परिवार के, तो मुस्लिम परिवार जो है उनका नाम रख दिए कबीर। ठीक है। अब कबीर को शादी लोई से हुई, है ना, कबीर की शादी किससे हुई, लोई से, और उनके 2 बच्चे हुए। उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, है ना, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्म कांड, बाह्य आमंडर, है ना, आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, है ना, अवतार वध आदि को घोर विरोध करते हुए एकश्वरवाद में आस्था व्यक्त की और निरंकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति द्वारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाएं, यानी इनके जो इसके अनुयायी हैं, जो इनका, है ना, माने कि जो शिक्षा दीक्षा दिए जाते थे और उनके अनुसार जो चलता था उसको कबीर पंथी के नाम से जानते थे। कबीर के उपदेश, है ना, शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक यानी शिष्म धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रैमनी, शब्द और साखी। उनकी भाषा को, है ना, सदुक्कड़ी कहा गया है और इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु देखेंगे तो आपका कब हुआ है, 1510 ईस्वी में, मगहर में हुई, है ना। याद रखिएगा, यहाँ नोट में लिखा है कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखिएगा, इसके आगे हमारा है गुरु नानक। अब देखेंगे गुरु नानक का जन्म हुआ है आपका 1469 में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। अब यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछेगा, बताइए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो 1469 में, है ना। अविभाजित मतलब उस समय विभाजित नहीं हुआ था, पंजाब के रावी नदी के तट पर हुआ था। अब देखिएगा कि जो अब ननका, है ना, ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है, उनकी माता का नाम क्या नाम था, तृप्ता देवी, और पिता का नाम था मेहता कालूराम जो पटवारी थे। बटाला के मूल राज खन्नी की बेटी, है ना, सुलक्षणी, क्या नाम है, सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया। ये गजब की बात है। गुरु नानक जो है देश, है ना, जो देश का है यानी भारत देश का पूरे 5 चक्कर लगाए थे, जिससे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए और वे काव्य रचना करते थे, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे
और सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के नारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी मठ स्थापित किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना है ना यानी कि अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब देखिएगा कि कहता है कि इनकी मृत्यु जो है 1539 में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, याद रखिएगा है ना, सिख धर्म का स्थापना करने वाला गुरु नानक जी हैं। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अब देखिए चैतन्य स्वामी के बारे में कहता है, चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में नवद्वीप है ना बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सच्ची देवी था और पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या फिर गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। आगे देखेंगे इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही सकीर्तन प्रथा, जिसको हम लोग गायन की कीर्तन शैली को कह सकते हैं, को जन्म दिया। 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी के चैतन्य को सन्यास दिया, दीक्षा दी और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी है ना यानी कि पुरी चले गए, उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु देखेंगे तो 1533 में हो गई और इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के बारे में माना जाता है कि यह माधवाचार्य के कठोर द्वैत सिद्धांत और रामानुज के विशिष्ट अद्वैत का एकीकरण है, यानी कि दोनों को एक जगह मिलाया हुआ है। आगे कहता है कि इस विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में एक और भिन्न भिन्न भी है। इस्कॉन है ना इसी दर्शन का एक अनुसरण करता है। अब देखिए नोट में हमारा लिखा हुआ है कि अचित्य भेदाभेदवाद विचारधारा के अनुयायी है ना गौड़ीय वैष्णव हैं। श्री अब देखिए अगला हमारा है श्री मद वल्लभाचार्य, जो कि है श्री मद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में हुआ है और चंपारण कहाँ पर हुआ है, वाराणसी में हुआ है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल मगरू है ना, क्या लिखा है, यल मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ है और इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिसकी जन्म 1511 में और विठलनाथ जिसकी जन्म 1516 में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया और वल्लभाचार्य ने भक्ति साधन पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है अपितु एक ही है। इस विचारधारा के अनुयायी पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित हैं और इस मत के अनुयायियों की प्रार्थना में नाथ द्वारा यानी कि राजस्थान स्थित श्री नाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं अष्टछाप मुख्य है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब देखिएगा सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। नोट में कहता है कि विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा को जागीर प्रदान की थी। गोस्वामी तुलसीदास इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम तुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। जानते हैं तुलसीदास का ही द्वारा किया गया है। एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है कि रामचरितमानस का है ना लेखक कौन है, रचना करने वाला, तो यही है गोस्वामी तुलसीदास। इनकी मृत्यु देखेंगे तो 1623 ईस्वी में हुई थी और तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। अगला हमारा है धन्ना है ना। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था है ना। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति हठात भोजन कराया था। अब देखिए मीराबाई क्या कहते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर
इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज में हुआ था। अगले कहता है कि अपने पति के मृत्यु के उपरांत यह पूर्णतः धर्म परायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति है ना मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनके कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हो गई। संत रविदास जी यानी कि रैदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है। अब देखिए कहता है कि रैदास ये जाति चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम है ना घोर बिनिया था। ये जूता बनाकर जीविका उपार्जन करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। देखिए अब हम लोग का हिस्ट्री जो पोर्शन था वो आज इस बहुत लंबा था है ना। हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा सिलेबस यानी कि टॉपिक को कंप्लीट करने में थोड़ा सा लंबा हो गया, तो उसके लिए कोई बात नहीं। अब हम लोग करते हैं ज्योग्राफी को, ठीक है। अब ज्योग्राफी में हम लोग का आज का टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। अब देखिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे जनगणना से सवाल नहीं रहता है। अभी फिलहाल आपका 2011 का जनगणना कंप्लीटेड है और अब अभी जनगणना हो रही है या फिर होगी, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जितने भी आगामी एग्जाम है तो हमारा भारत की जनगणना इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा पहला पॉइंट हमारा कहता है कि भारतीय जनगणना है ना कि भारतीय संविधान में धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। याद रखिएगा जनगणना करने का जो है हमारा 7वीं अनुसूची कितना है 7th है ना शेड्यूल में यानी कि दिया हुआ है और वो क्रम संख्या कितना है 69 यानी कि 69 में। देखिए अगला पॉइंट कहता है कि जनगणना जो है संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यानी कि जनगणना जो संगठन है वो किसके अधीन है तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर है ना DC चंद्रमौली है और इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी है ना 2004 से 2009 ईस्वी तक थे, ठीक है। अब आगे देखिएगा कहता है कि 2011 की जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना है। यानी कि जो हमारा 2011 में जनगणना हुआ था वो देश का कईवीं जनगणना था तो 15वीं जनगणना थी। अब स्वतंत्र भारत की देखेंगे तो 7वीं जनगणना है। तो स्वतंत्रता के बाद हमारा 7वीं जनगणना 2011 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी के बाद पहली बार की गई थी की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में संपन्न हुई। मतलब पूरी तरह से जनगणना अलग है और जाति जनगणना जो कि है, देखिए अब जाति जनगणना के ही आधार पर हम लोग आरक्षण को क्या करते हैं प्रिफेयर करते हैं। अब आरक्षण जो हमारा मिलेगा तो जनगणना के अनुसार ही ना मिलेगा भाई कि कितना जनगणना मतलब ST कितने हैं, SC कितने हैं है ना, OBC कितना है। तो इस तरह से इससे पता चलता है कि हमारे है ना देश में किस जाति के लोग या किस धर्म के लोग सबसे अधिक हैं। अब आगे देखिए अगला हमारा कहता है कि जनगणना 2011 का शुभंकर है ना परगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब ये सवाल एकदम इम्पोर्टेंट है कि बोलेगा कि बताइए कि 2011 का जनगणना में जो आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखिए यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट दिया हुआ है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई है 1872, कब लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई। भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा है ना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 1881 में जनगणना आयुक्त WW
है ना, फ्लोडन थे। और वहीं स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना 1951 के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से 53 तक थे। अब कहता है कि आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को है, और जहां 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। तो देखेंगे आधुनिक विश्व में, यानी कि विश्व में देखा जाए तो सबसे पहले किनका श्रेय जाता है, स्वीडन को, जो कि 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 से अमेरिका में हुई और 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। तो अमेरिका में 1790 और इंग्लैंड में देखेंगे तो 1801। अब देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं जो कि हम लोग को डाटा को समझने में यूजफुल होगा। पहला कहता है कि जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है, यानी कि जनसंख्या घनत्व बराबर होगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अगला कहता है कि लिंगानुपात क्या है। तो लिंगानुपात हमारा कहता है कि प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या हमारा क्या कहलाता है, लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब स्त्रियों की संख्या है ना, टोटल पुरुष में से कितना स्त्री है उसको आप 1000 से है ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा लिंगा अनुपात। अब इसके बाद देखिएगा कि शिशु लिंगानुपात क्या है। तो शिशु लिंगानुपात में देखेंगे कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को है ना उसको शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत रखते हैं। अब जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुष की तुलना में उसी आयु समय में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात यानी कि CSR कहा जाता है। यानी कि शिशु लिंगानुपात बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या है ना, जिसकी उम्र 0 से 6 साल का होना चाहिए। अब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल जाएगा शिशु लिंगा अनुपात। अब देखिए साक्षरता दर, लिटरेसी रेट क्या है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख या पढ़ सकता है, साक्षर कहलाता है। मतलब 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से नीचे वाले को नहीं लेना है। कहता है उसे लिख या पढ़ सकता है तो उसे साक्षर कहेंगे। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत है ना, प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। अब साक्षरता दर क्या है, साक्षरों की संख्या और बटा में कर देंगे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या। मतलब 7 साल से मैंने ऊंचे वर्ग आयु वर्ग वाले को नीचे लिखना है, उसकी जनसंख्या कितनी है और उसको 100 से गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा साक्षरता दर। अब देखिए कहता है दशकीय वृद्धि का मतलब क्या है, डिकेडल ग्रोथ रेट। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि मतलब DGR वर्तमान जनसंख्या, उसमें आप घटा दीजिए पूर्व जनसंख्या और बटा में कर दीजिए पूर्व जनसंख्या और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपको निकल जाएगा DGR यानी कि दशकीय वृद्धि दर। अब देखिए मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कैसे निकालेंगे। तो शिशु मृत्यु दर है ना प्रति हजार जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। अब देखिए कहता है कि जनगणना 2011 के तहत है ना देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या है ना रजिस्टर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिक के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की व्यय के सभी नागरिकों की बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट पर कहता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 ईस्वी में देखेंगे तो जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में 2001 से लेकर 2011 में कुल 47 नए जिले बने, यानी कि ग्रोथ में हुआ, जनसंख्या बढ़ने में है। ठीक है, अब आगे देखिए कहता है कि महान विभाजक वर्ष
है ना, भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक, है ना, माइनस में 0.31% है हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या 77 लाख की कमी आई। इसलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। अब अगले पॉइंट में कहता है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई। अब 2011 के जनगणना से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े को देखेंगे तो 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार देखेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या आपका कितना है। आप यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, यानी 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977, जिसमें, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 62 करोड़ 32,70,258, यानी कि 51 दशमलव, है ना, 47, यानी कि 51.47 पुरुष हैं, और महिला देखेंगे तो 58 करोड़, है ना, 75,84,719 जो है महिलाएं हैं, जो कि 48.53% होती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि ये 2011 का आंकड़ा बता रहा है, और अभी यदि जनसंख्या काउंटिंग कर दिया जाए, जनगणना कर दिया जाए, तो आप सोच लीजिए कि कितना पार कर जाएगा। 2011 ईस्वी जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64 हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि में देखेंगे तो 21.54 से घटकर 17.7% हो गई। नागालैंड की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है, माइनस में 0.6% रही है। जनसंख्या घनत्व देखेंगे 325 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 प्रति व्यक्ति वर्ग हो गए। तभी अभी देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 382 होगा, है ना, प्रति किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर देखेंगे तो आपका कितना है, 382। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखेंगे लिंगानुपात देखेंगे तो 933 से बढ़कर 943 हो गया। इसका मतलब देखिएगा कि थोड़ा सा महिलाओं की संख्या बढ़ी है। अब देखिए, अब क्या होता है कि अबर का जनगणना में देखेंगे कि लिंगानुपात क्या है, वो तो हमारा जनगणना होने के बाद ही पता चलेगा। अब शिशु लिंगानुपात देखेंगे 0 से 6 वर्ष तो 927 से घटकर 918 हो गई, यानी कि 2002 में हमारा 927 थी और अब है ये 918 2011 के अनुसार। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या 64.84% है से बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता दर, है ना, 75.26% से बढ़कर 80.9% एवं महिलाओं की साक्षरता दर 53.67% से बढ़कर 64.6% हो गई है। ये सब डाटा क्या है कि आपको याद रखना होगा। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य देखेंगे तो वो आंध्र प्रदेश होगा। इंपॉर्टेंट सवाल कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी देखेंगे साक्षरता दर है 60.4%, यानी कि 60.4%। अब शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला उत्तर प्रदेश है, यानी कि शहर के क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो न्यूनतम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश है, जो कि 75.1% दिखाता है, यानी 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य देखेंगे तो केरल है, यानी कि साक्षरता दर में सबसे ज्यादा देखेंगे तो हमारा केरल ही है। वहाँ 93% लोग पढ़े लिखे हैं। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य है केरल, यानी कि केरल में 100% लोग, यानी 93 है तो समझ लीजिए कि जब गांव में 93% तो शहर में तो 100% होगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो एकमात्र राज्य केरल जो है वो पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। अगला देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार देश की अनुसूचित जाति जो SC व्यक्तियों की कुल संख्या जो है 20.14 करोड़, यानी कि 20.14 करोड़ जो है देश की कुल जनसंख्या का 16.4
6% है। 2001 में यह 16.2% थी। तो देखिएगा ग्रोथ ही हुआ है। 2011 में अनुसूचित जातियों की लिंगानुपात देखेंगे तो 945 है। तो अनुसूचित जातियों की लिंगानुपात कितना है? 945। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि 20.8% हुई है। देखेंगे 2011 में जनगणना के अनुसार देश की अनुसूचित जनजाति जो एसटी व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 2001 में यह 8.2% थी। इसमें देखेंगे तो वृद्धि हुआ है। अगला देखेंगे 2011 में अनुसूचित जनजातियां है ना, अनुसूचित जनजातियों के एसटी का लिंगानुपात देखेंगे तो 990 है। 2001 से 2011 के दौरान देश की अनुसूचित जनजातियों एसटी की दशकीय वृद्धि 23.7% रही है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% तथा ग्रामीण जनसंख्या 72.2% थी। अब आगे देखिएगा, कहता है कि राज्य है ना, राज्यों में सिक्किम जनसंख्या सबसे कम है, यानी कि सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, जो कि अंडमान एवं निकोबार हैं, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप, जो कि देखेंगे सबसे ज्यादा देखेंगे तो सिक्किम, उससे ज्यादा अंडमान निकोबार और उससे कम हमारा है दादर नागर हवेली। तो सबसे कम में भी सबसे कम है ना, तो ये राज्य है, मतलब सिक्किम हमारा राज्य है और बाद बाकी ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे कम देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो उसका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है और राज्य में पूछा जाए तो वो सिक्किम हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा है ना, 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। अब देखिए जनसंख्या, अब जनसंख्या में यहाँ पर लिस्टिंग है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में है जो कि 16.51% है। बिहार दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र है ना, जिसका परसेंटेज देखेंगे तो 9.28% है और बिहार में देखेंगे तो 8.2 है। चौथे नंबर पर हमारा है पश्चिम बंगाल जिसका है 7.54% और आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो 6.99% है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है ना राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा है ना जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र, और तीसरा हमारा बिहार, और चौथा हमारा पश्चिम बंगाल, और पांचवा हमारा उत्तर प्रदेश। अब न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो सबसे कम अभी बताएं कि सिक्किम है जो कि 0.05% है। मिजोरम दूसरे नंबर पर आएगा राज्य में 0.09% है। तीसरे नंबर में अरुणाचल प्रदेश 0.11% और गोवा का है 0.12%। नागालैंड 1.16। तो सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे जनसंख्या वाले सबसे न्यूनतम जनसंख्या हमारा हो जाएगा सिक्किम का, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा और न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम हो जाएगा। अब आगे देखिए दशकीय वृद्धि के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 5 राज्य घटते क्रम में मेघालय 27.9, अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार जो है 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6% और मिजोरम जो है 23.5% है। अगला पॉइंट कहता है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में देखेंगे तो नागालैंड है ना, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर गोवा और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर सिक्किम है। अब जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में तो सबसे ज्यादा आपका बिहार है जो कि 1106 है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व अच्छा खासा है। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो कि 1028 है। केरल में देखेंगे तो 860 है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश 829 है और हरियाणा का 573 है ना। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देखेंगे तो मतलब कम आदमी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, 17, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86, मणिपुर का 115, नागालैंड का 119, यानी सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और दूसरे नंबर पर मिजोरम। कम से कम पहला दूसरा 5 तक आपको याद रखना है। अब लिंगानुपात में देखेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात 5 राज्य कौन कौन है?
तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा देखेंगे तो 1000 पुरुष में 1084 महिलाएं हैं जो कि केरल में है, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 996 है, और आंध्र प्रदेश का 993 और मणिपुर का 992 है, और छत्तीसगढ़ का 991 है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड का लिंगानुपात कितने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा झारखंड का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, कितना है ये आपको बताना है। अगले पॉइंट पर देखेंगे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। तो सबसे कम देखेंगे लिंगानुपात हमारा हरियाणा का है जो कि 800 है ना 79 है, 879। जम्मू कश्मीर का 889 है, जबकि सिक्किम का 890 है, और पंजाब का 895 है, और उत्तर प्रदेश का 912 है, ठीक है। तो न्यूनतम में देखेंगे तो सबसे कम हमारा हरियाणा का होगा लिंगानुपात। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात सबसे ज्यादा देखेंगे लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो कि 972 है, मिजोरम का है 970, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर मेघालय है 970, और छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर है 969, और केरल में है 964। देखिए इसके बाद हमारा है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य। बढ़ते क्रम में है, सबसे कम जो देखेंगे हमारा हरियाणा का है, और दूसरे नंबर पर है पंजाब, तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, और चौथे नंबर पर राजस्थान, और 5वें नंबर पर गुजरात। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा किसका कितना है, ठीक है। अगले हम लोग देखेंगे साक्षरता के हिसाब से। तो साक्षरता हमारा यहाँ बता ही दिए केरल में। अब इसको आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर वाले देखेंगे, साक्षरता में देखेंगे तो सबसे 5 राज्य हैं तो वो 94% है हमारा। केरल में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर गोवा, और चौथे नंबर पर त्रिपुरा, और हिमाचल प्रदेश में 5वें नंबर में आ जाएगा। अगला कहता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रतिशत, है ना, साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य। बढ़ते क्रम में है, सबसे पहले बिहार है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर राजस्थान, और चौथा में है झारखंड, और 5वां में है आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना सहित है, जिसके देखेंगे 67% है। अगला देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य जो कि घटते क्रम में है। केरल है ना, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर गोवा, और चौथे नंबर पर हमारा त्रिपुरा है, 5वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। अगला न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत देखेंगे 5 राज्य है जो कि बिहार है ना 71.2%। उसी तरह देखेंगे अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पर मेघालय, और 5वें नंबर पर झारखंड है। तो देखिएगा कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले में 5वें नंबर पर हमारा झारखंड आता है जो कि 76.8% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महिला कहाँ पर है, केरल में, दूसरे नंबर पर है मिजोरम, और तीसरे नंबर पर गोवा, और चौथे नंबर पर त्रिपुरा, और 5वां में है नागालैंड। अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले सबसे, है ना, बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे कम महिला पढ़े लिखे जो है हमारा बिहार में है जो कि 51.5% है, और राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, झारखंड तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर, और 5वें नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है जो कि 90% है, और दूसरे नंबर पर बिहार, और तीसरे नंबर पर असम, और चौथे नंबर पर उड़ीसा, और 5वें नंबर पर मेघालय है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में देखेंगे तो 5 राज्य जो हैं वो हमारा है गोवा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर केरल, और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। इसी तरह आप लिस्टिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं जो कि, है ना, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र हमारा सबसे आगे है, ठीक है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरा नंबर तमिलनाडु, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और 5वां हमारा आंध्र प्रदेश आता है। आप इसको डाटा को देख सकते हैं, वैल्यू कम ही पूछने का चांसेस रहता है, लेकिन डायरेक्टली पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा है, महाराष्ट्र। अगला देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य देखेंगे तो पहले नंबर पर सिक्किम है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर नागालैंड है, चौथे नंबर पर मिजोरम, और 5वें नंबर पर मेघालय है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक, है ना, अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य जो है वो सबसे,
है ना, घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा आपका पंजाब में एससी लोग देखने को मिलता है प्रतिशत के हिसाब से, और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पर हमारा है उत्तर प्रदेश, और पांचवा नंबर पर हरियाणा जो कि 20.2% है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिसको एससी जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में देखेंगे, हमारा है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, है ना, तीसरे नंबर पर बिहार, और चौथे तमिलनाडु, और पांचवा आंध्र प्रदेश। नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, इंपॉर्टेंट है, निवास नहीं करते हैं। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में, है ना, एससी जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है, तो आपको याद रखना है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। अब आगे देखिएगा, कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन है, तो सबसे ज्यादा एसटी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे में ओडिशा, और चौथे में राजस्थान, और पांचवा में गुजरात। अब कहता है नोट, झारखंड में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में छठे स्थान है, यानी कि छठा नंबर में हम बोलेंगे तो हमारा झारखंड है। याद रखिएगा कि एसटी के मामले में हमारा छठे नंबर पर कौन आता है, झारखंड, जिसकी जनसंख्या कितनी है 86,45,42। इतनी जनसंख्या जो है झारखंड में एसटी की है। अब आगे देखिए, कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, है ना, जनसंख्या प्रतिशत में 5 राज्य, मिजोरम, दूसरे नंबर पर नागालैंड, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और पांचवें नंबर पर मणिपुर है। और एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड जो है 26.2% है, और 11वें स्थान पर बरकरार रखा है। कहता है नोट में, हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी के निवास नहीं करते हैं। यह भी देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई है, यानी पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में एक भी, है ना, यानी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करते हैं, तो वह है हमारा हरियाणा और पंजाब। जनगणना 2011 केंद्र शासित प्रदेश का, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली है, दूसरे स्थान पर, है ना, दूसरा एवं तीसरा क्रमशः देखेंगे, दूसरा में पुडुचेरी और तीसरे में चंडीगढ़, है ना। वह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है हमारा लक्षद्वीप। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली जो कि 55.9% है, और दूसरा और तीसरा क्रमशः देखेंगे दमन और दीव जो कि 53.8%, पुडुचेरी का है 28.1%। वह न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप जो कि 6.3% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में हमारा दिल्ली आएगा, है ना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा जो कि 46 मात्र है। जनसंख्या घनत्व के दूसरा स्थान देखेंगे तो चंडीगढ़ का है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश का देखेंगे तो हमारा है पुडुचेरी जो कि हमारा क्या है 1037 है, मतलब 1000 पुरुष में 1037 महिलाएं हैं, ये 2011 के अनुसार। तो कौन सा हो जाएगा, पुडुचेरी। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है जिसको 618 है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान देखेंगे तो 947 है हमारा लक्षद्वीप का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, है ना, देखेंगे तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जो कि 968 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा दिल्ली है। शिशु लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पुडुचेरी 967 है। अगला पॉइंट देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर, है ना, साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो लक्षद्वीप है, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, है ना, केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो हमारा लक्षद्वीप आएगा। और न्यूनतम साक्षरता दर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा दादर नागर हवेली जो कि 76.2% है। साक्षरता प्रतिशत के अनुसार दूसरा स्थान जो है दमन और दीव का है जो 87.1% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला, है ना, केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो लक्षद्वीप है जो कि 95.6 है। एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले केंद्र प्रदेश दादर नागर हवेली है जो कि 85.2% है। अगले पॉइंट पर देखेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारा है लक्षद्वीप, तो 87.9% है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर एवं नागर हवेली है जो 64.3% है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है जो कि 67.7 का है।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा है वो लक्षद्वीप है। और आगे देखेंगे कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा चंडीगढ़ है जो कि 18.9%, लेकिन दिल्ली का सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला है जो कि 28.12 लाख प्रतिशत है ना, लाख है केंद्र शासित प्रदेश में। अब देखिएगा लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ये भी ध्यान में रखना है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई भी ऐसी निवास नहीं करती है। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का, ये भी टॉपिक हमारा बहुत लंबा चला गया, तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा टॉपिक को कंप्लीट करने। अब 2011 का जनगणना को हम आधा करके देखते हैं तो थोड़ा सा 2 पार्ट में हो जाता है, तो हम लोग एक ही पार्ट में कवर कर लिए 2011 का पूरा जनगणना। आप इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा तभी जाके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगी। अब हम लोग का अगला पार्ट हमारा है पॉलिटी। अब पॉलिटी में हम लोग देख रहे थे है ना, इससे पहले हम लोग राज्यसभा के बारे में देख लिए थे यानी कि लोकसभा। अब हम लोग देखते हैं विधानसभा के बारे में देखें। अब देखिए विधानसभा हमारा पहला पॉइंट है, कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है कि विधानसभा को विघटित कौन कर सकता है। तो भाई देखिए, एक विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि विधानसभा को क्या कर सकता है कि समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है। अगले पॉइंट पर कहता है कि विधानसभा के 17वासान है ना के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, यानी कि विधानसभा यानी कि एमएलए का चुनाव है ना लड़ने के लिए यानी कि चुनाव में खड़े होने के लिए आपको 25 वर्ष का न्यूनतम आयु प्राप्त होना चाहिए, यानी कि पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब अगले पॉइंट पर कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद में देखिए तो अपवाद में हमारा जो गोवा है 40 है ना, जो कि मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32, इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। अब अगले पॉइंट पर हमारा कहता है कि विधानसभा सभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 332 में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, इसकी बैठकों की संचालन करता है। साधारणतया देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाते हैं तो निर्णायक मत देना होता है। अब आगे देखिएगा कि जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने है ना का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अब अगले पॉइंट पर कहता है कि विधान सदन के बैठकों के लिए सदन के लिए कुल सदस्यों की दशमांश यानी 1/10 सदस्यों की उपस्थितियां गण पूर्ति हेतु आवश्यक है। अब विधानसभा के अधिकार और कार्य क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है विधि का निर्माण। पहला, इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। और दूसरा कहता है समवर्ती सूची के संबंध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल में भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि परनीय है। अगला पॉइंट कहता है कि वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है और दूसरे में कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देता है या फिर देती है, तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न उसमें संशोधन
ही कर सकती है। तीसरे नंबर पर कहता है विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। आगे देखिएगा, तीसरा हमारा कहता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। क्या ऐसा कभी हुआ नहीं है? लेकिन लिखा हुआ है भाई, संवैधानिक संशोधन संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। अब यहाँ देखिए कुछ लिस्टिंग किया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य की संख्या है ना, कहाँ पर कितना है उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट हमारा कितना है, 403 है और विधान परिषद हमारा 100 है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो विधानसभा हमारा 294 सीट है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो आपका 288 है और विधान परिषद यहाँ पर भी है, तो आपका 78 विधानसभा का सीट है, विधानसभा परिषद का। और बिहार में देखेंगे तो 243 हमारा विधानसभा का सीट है और 75 जो है विधान परिषद का सीट है। तमिलनाडु में देखेंगे तो 234 हमारा विधानसभा सीट है और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। अगला राज्य देखेंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में हमारा विधानसभा सीट कितनी है, 230 है। और कर्नाटक में देखेंगे तो 224 हमारा विधानसभा सीट है और 75 जो है हमारा विधान परिषद है। राजस्थान में देखेंगे तो 200 हमारा विधानसभा सीट है ना, और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। इसके अलावा गुजरात में देखेंगे तो 182 हमारा क्या है, विधानसभा सीट है और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो 175 हमारा विधानसभा का सीट है और विधान परिषद का सीट देखेंगे तो 58 है। उड़ीसा में देखेंगे 147 है ना, विधानसभा सीट है और यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। केरल में देखेंगे तो 140 को विधानसभा सीट है, जबकि यहाँ विधान परिषद का कोई सीट प्रावधान नहीं किए गए हैं। असम में देखेंगे तो 126 विधानसभा है। तेलंगाना में देखेंगे तो 119 विधानसभा है और साथ में विधान परिषद हमारा 40 है। इसके अलावा हमारा देखेंगे पंजाब में, तो पंजाब में विधानसभा सीट की हमारा 117 है, हरियाणा में 90 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। यहाँ पर भी विधान परिषद का व्यवस्था नहीं किया गया है। अब उत्तराखंड में देखेंगे तो 70 हमारा विधानसभा सीट है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है, त्रिपुरा में 60 है ना, अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है, नागालैंड में भी 60 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है। अब देखिए संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर में 90 और दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में 30 है। इस तरह से आप देखें कि कौन सा है ना राज्य में कितने विधानसभा और विधान परिषद के सीट आवंटित किए गए। अब देखिए निर्वाचन संबंधी अधिकार। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य को प्राप्त है, उतना ही राज्य के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन है ना कितना है। राष्ट्रपति का देखेंगे तो 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का देखेंगे तो 2,50,000 और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का देखेंगे तो 2,25,000 है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का देखेंगे तो 2,50,000 और मुख्य चुनाव आयुक्त का देखेंगे 2,50,000 और महान्यायवादी का देखेंगे तो 2,50,000 है। अब देखिए शपथ एवं त्याग पत्र। अब देखिएगा कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र दे सकता है, मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, शपथ देगा मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति पद और शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश देंगे और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को शपथ है ना शपथ करवाएगा और राष्ट्रपति को ही त्याग देंगे। राज्यपाल जो है राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे और त्याग पत्र किनको देंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ कौन करवाएंगे, राष्ट्रपति करवाएंगे और त्याग पत्र भी किन्हें दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री है ना राष्ट्रपति को जो है
त्याग त्याग पत्र नहीं, शपथ देगा, शपथ और फिर त्याग पत्र है जो राष्ट्रपति। देखो लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं होता है ना, और त्याग पत्र आप उपाध्यक्ष को देख सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं। अब आगे देखिए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और साधारणतया वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है जो विधान सभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है और 91वां यानी कि 91वें संविधान संशोधन 91 है ना, संविधान संशोधन में देखेंगे कि कहता है कि अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य की है ना 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका सीट के अनुसार 15% होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपका 100 विधानसभा सीट है, तो 100 का केवल आप 15% ही क्या कर सकते हैं, मंत्री का गठन कर सकते हैं। मतलब 100 में आप 15 मंत्री होगा। तो अब उसी तरह देखिए कि 81 हम लोग का झारखंड में 81 विधानसभा है, तो लगभग 12.5 आता है कि इसका मतलब है कि आप 12 मंत्री आप रह सकते हैं, मतलब मंत्री बना सकता है। अगले पॉइंट पर कहता है कि जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री द्वारा ही एक कार्य कराता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का है ना प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित करता है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश के विषय में क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्य है ना उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक है ना यानी मुख्य आयुक्त है। देखिए इस समय जब बुक ये आया था तो लगभग ये बुक अपडेटेड है, तो अभी आप फिलहाल देखेंगे। अगला देखेंगे पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है। पंजाब में जो भी शासन चला रहा है तो वो राज्यपाल ही चला रहे हैं और चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त होंगे। अगले अनुच्छेद नोट में कहता है कि अनुच्छेद 239 के क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के है ना मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री राष्ट्रपति के है ना प्रसादा पर्यंत अपने पद धारण करते हैं और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 239 के क 6 में लिखा हुआ है। चलिए तो हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। तो पॉलिटी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी यानी कि साइंस। तो बायोलॉजी में हम लोग का है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भागों में बना होता है। एक होता है अक्षांशीय कंकाल और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। अक्षांशीय कंकाल में हम लोग कहते हैं शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षांशीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, केशुरुक, दंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। खोपड़ी मनुष्य के सिर के अंत कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं और इसमें 29 अस्थियां होती हैं। इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मासिक है ना मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल यानी कि क्रेनियम कहते हैं। कपालों की संख्या अस्थियां सिवानों है ना यानी कि के द्वारा दृढ़ पूर्वक जुड़ी हो रहती है। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती है, 6 अस्थियां कान को और होएड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होता है। देखिएगा बी नंबर में कहता है केशुरुक दंड है ना कि मनुष्य का केशुरुक दंड जो 33 केशुरुकाओं से मिलकर बना है। सभी केशुरुक उपास्थि गदियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गदियों से केशुरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला केशुरुक जो है एटलस केशुरुक यानी एटलस वर्टेब्रल कहलाता है। खोपड़ी को साधे रहता है। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं।
बाल्यावस्था में 208 की संख्या यानी कि 300 प्लस हड्डियां होती है। अब सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 है। कपाल का देखेंगे तो 8 है। फेसियल का देखेंगे तो 14 है। कर्ण का 6 है। और रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या हमारा 33 है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या 26 है और पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 है। अब यहाँ देखिए हम लोग कुछ कार्य देख रहे थे। केशवरुख दंड की कार्य क्या है? सिर को साधे रहता है, यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, यह मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। अगला कहता है कि यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। यह मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ देखिए कुछ केशवरुख दंड के भाग बताए गए हैं। गर्दन में 7 केशवरुख होता है, वक्ष में 12 केशवरुख होता है और कटी में 5 केशवरुख होता है। त्रिक में देखेंगे 5 केशवरुख होता है, पुच्छ में 4 केशवरुख होता है। टोटल देखेंगे तो 33 होता है। अब यहाँ देखिए मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा देखेंगे उपांगीय कंकाल, इसके निम्न भाग हैं। पाद अस्थियां दोनों हाथ और पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं। मेखलाएं मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अच्छासीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद को मेखला के श्रेणी में है ना श्रेणी मेखला कहते हैं। अब आगे देखेंगे तो कहता है कि मक अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर से जुड़ी होती है ना। कंकाल तंत्र के कार्य को देखेंगे तो कहता है शरीर की निश्चित आकार प्रदान करना और शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, पेशियों को जुड़े रहने का आधार प्रदान करना, श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करना। अगला पॉइंट कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। और देखिए लाल रक्त कण का निर्माण हमारा है ना यही करता है। जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। कान की हड्डी स्टेप्स है ना शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ना। अगले पॉइंट पर कहता है कि मांसपेशी एवं अस्थि से जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट दिया होता है, इसको भी देख लीजिए। कहता है कुछ विशेष स्थानों में अस्थियों के नाम एवं संख्या। अब देखिए कर्ण अस्थियां जो है मेलियस नाम है, इनकस और स्टेप्स जो कि 2 हैं, इनकस भी 2 हैं और स्टेप्स भी 2 हैं। अब ऊपरी बाहु में देखेंगे तो ह्यूमरस जो कि संख्या में 2 है, अग्र बाहु है ना रेडियो अल्ना जो कि 2 हैं, कलाई कॉर्पलस जो कि 16 हैं, हथेली में मेटाकॉर्पलस 10 हड्डियां हैं, उंगलियों में देखेंगे फैलेंजस यानी 28 है और जांघ में फीमर जो कि 2 है। पिंडली जो है टिबियो में 4 हैं जो कि फिबुला टिबियो फिबुला, और घुटनों में देखेंगे तो पटेला 2 है और टखना टॉर्सल जो है 14 है, तलवा मेटाटॉर्सल जो है 10 है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि बायोलॉजी को कंप्लीट किए। अब हमारे पास टॉपिक बचता है करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 और आज का हम लोग का टॉपिक जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित है जो कि 2024-25 में हुआ है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उस पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कि हम लोग का पहला है विश्व आर्थिक मंच की 25वीं वार्षिक 2025। आयोजन कहाँ हुआ है ना। आयोजन देखेंगे तो दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में, जो कि 20 से 24 जनवरी को 2025 में हुआ। थीम क्या था? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में हुई, जो कि आयोजन हमारा 21 जनवरी 2024-25 में हुई है ना, जो कि वाशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई। इसके अलावा देखेंगे बैठक की मेजबानी कौन किया? अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर है। अब एग्जाम में पूछेगा कि बताइए भारत का विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर। D8 आर्थिक सहयोग संगठन 11वीं बैठक जो है आयोजन हमारा 19 दिसंबर 2025 को हुआ मिस्र में। अगले पॉइंट पर हम लोग देखेंगे, कहता है कि बैठक का विषय युवाओं के निवेश एवं लघु उद्योग का समर्थन है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ हुआ है ना, ये 18 से 19 नवंबर 2024 को हुआ रियो डी जनेरियो ब्राजील में।
और इसका थीम क्या था, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रहण का निर्माण कराना। भारत का प्रतिनिधित्व तो नरेंद्र मोदी किए थे प्रधानमंत्री, है ना। 18वां एवं 20वां सम्मेलन जो है नई दिल्ली 2023 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका 2025 में हुआ। आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 2000 है ना, COP 29 जो है आयोजन कहाँ हुआ, 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू, है ना, अजरबैजान। और थीम क्या था, इन्वेस्टिंग इन अ लिएबल, है ना, लिवेबल प्लेनेट फॉर द ऑल। COP 28, COP 30 में देखेंगे दुबई और UAE 2023 में और ब्राजील 2025 में। 27वीं राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक CHOGM 2024 आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन देखेंगे तो 26 अक्टूबर 2024 को आपिया सामोआ, विषय 1, है ना, रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, है ना। 26वां और 28वां देखेंगे तो किगाली रवांडा 2022 में, एंटीगुआ और बरमुंडा 2026 में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, है ना, कहाँ आयोजन किया गया था, तो कंजान यानी रूस में। ये 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक चला था। सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे देखेंगे थीम था यहाँ न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। 15वां और 17वां सम्मेलन देखेंगे दक्षिण अफ्रीका 2023, ब्राजील 2025 में और SCO के शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ पर आयोजन हुआ था, इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में, 15 से 16 अक्टूबर 2024 को। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर थे। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 जो कि आयोजन हुआ हमारा कैली कोलंबिया में, कितना दिन तक चला, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक। सम्मेलन के अध्यक्ष सुसाना मोहम्मद और सम्मेलन का विषय था प्राकृतिक के साथ शांति। अगला हमारा कहता है कि 44वां और 45वां आसियाना शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन जो हुआ हमारा वियतनाम लाओस में, है ना, 9 अक्टूबर 2024 को। और विषय रहा आसियाना कनेक्टिविटी और, है ना, लचीलापन को बढ़ावा। 46वां और 47वां सम्मेलन मलेशिया में हुआ, है ना। 34वां सम्मेलन जो देखेंगे कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में। अब 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजन कहाँ हुआ, वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में हुआ। 33वां और 35वां विनियस लिथुआनिया 2023 में और हेग नीदरलैंड 2025 में। SCO शासन अध्यक्ष की प्रसिद्ध है ना परिषद की 24वीं बैठक हमारा आयोजन कहाँ हुआ, तो देखिएगा आयोजन हमारा हुआ स्थान यानी ताजिकिस्तान में 4 जुलाई 2024 को। अगला कहता है कि भारत के प्रतिनिधित्व जो थे हमारा विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर थे और थीम इनका था स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल डायलॉग। 25वीं बैठक जो हमारा है चीन में 2025 में हुआ। अब 50वां जी सम्मेलन, है ना, शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजन कहाँ हुआ, इटली अपुलिया के फसानो में। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर, है ना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और 29वां और 51वां सम्मेलन जो है जापान 2023 में हुआ और कनाडा में 2025 में। अब अगला कहता है कि 10वां विश्व जल मंच 2024 आयोजन जो है हमारा बाली इंडोनेशिया में हुआ 18 से 25 मई 2024 को। थीम था साझा समृद्धि के लिए जल। अब 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस को देखेंगे तो 2024 में आयोजन 22 से 25 अप्रैल 2024 को, है ना, रॉटरडैम यानी कि नीदरलैंड। थीम था लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 को आयोजन कहाँ हुआ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 9 से 10 फरवरी 2024 तक। विषय इसका था एक स्थिर टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। 19वां गुट निरपेक्ष नाम शिखर सम्मेलन आयोजन था जो हमारा 15 से 20 जनवरी 2024 काम्पना युगांडा। विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। इस तरह से हम लोग क्या किए, करंट अफेयर का भी पोर्शन को हम लोग कंप्लीट किए।
अब क्या करेंगे कि इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आप देखें, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो आएगा वो क्या आएगा, लूसेंट, ठीक है, जीके जीएस 18 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इस वीडियो को आप, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।